हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम बात करेंगे डेटा इंजेक्शन टूल्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा इंजेक्शन तो देख लिया था एंड उसके हमने फैक्टर्स भी कंसिडर कर लिए थे कि कौन कौन से हमें फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं व्हेन वी आर डूइंग डेटा इंजेक्शन इन आवर एचडीएफएस। तो आज हम उन टूल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि उन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, यानी कि जो चैलेंजेस हमने देखे थे वहां पे उनको मीट करते हैं, डेटा इंजेक्शन को इफेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है, एंड एफिशिएंटली टू। तो सबसे पहले आज हम स्कूप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब स्कूप जो है वो हमारे किससे बन गया था? एसक्यूएल प्लस हडूप इज इक्वल टू स्कूप, ठीक है। अब आई होप आपको एसक्यूएल तो पता ही होगा। एसक्यूएल क्या होता है? हमारा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट। रिलेशनल डेटाबेस होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करता है, यानी कि रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। अब हमने देखा था कि जब हमें हडूप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट का डेटा स्टोर करना है ना, तो हमें डिफरेंट डेटा इंजेक्शन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, राइट। तो फिर रिलेशनल डेटाबेस जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करता है ना, और इसको अगर हमें हडूप में लाना है, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम स्कूप का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली यही है, बेसिकली हम इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा हडूप के अंदर, यानी कि एचडीएफएस में, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कूप की हेल्प से हम रिलेशनल डेटाबेस यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को अपने एचडीएफएस में लाते हैं ताकि हम उसमें एनालिसिस कर सके। हमने कुछ पिछली वीडियोस में आरडीबीएमएस की डिसएडवांटेजेस भी देखी थी कि कैसे हम उसमें बिग डेटा एनालिसिस करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता। तो इसी टेक्निक्स को इसी डेटा को अगर हम एचडीएफएस में ले आए तो हम उसमें एनालिसिस जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। एंड इनफैक्ट ये हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेटा होता है, बिग डेटा, जिसपे हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो अब हमें स्कूप पढ़ना है अच्छे से। तो स्कूप के भी बेसिकली दो टूल्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं। तो स्कूप के टूल्स जरा कंसिडर कर लेते हैं। तो स्कूप के भी ना एक दो टूल्स होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट का टूल एंड एक होता है एक्सपोर्ट का टूल। तो जरा देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्कूप के हमारे दो टूल्स होते हैं। तो समझ लीजिए ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड ये हमारा एच डी एफ एस है, जहाँ पे क्या होता है? कमोडिटी हार्डवेयर होते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये। तो अब मैं अपना बिग डेटा एनालिसिस जब करना चाह रही हूँ आरडीबीएमएस सिस्टम से, मैं इसको हडूप में लाना चाह रही हूँ, राइट, एचडीएफएस में लाना चाह रही हूँ। तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, ये हमने किस डिस्कस कर लिया, ये थ्रू स्कूप हो सकता है। तो स्कूप के भी दो टूल्स होते हैं, एक होगा इम्पोर्ट का टूल, ठीक है। ये जो होगा ये इंपोर्ट करेगा डेटा इन एचडीएफएस, यानी कि इस साइड जाएगा। और एक हमारा होगा एक्सपोर्ट का टूल, ठीक है। तो आरडीबीएमएस जब हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ये क्या है? स्ट्रक्चर डेटा, राइट, टेबल और कॉलम के फॉर्म में है। तो इसमें जो ये एक एक रो होती है ना, वो एज अ रिकॉर्ड ट्रीट होते हैं एचडीएफएस, ठीक है। और ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्म में स्टोर ना होके टेक्स्ट फाइल्स में स्टोर होता है। टेक्स्ट फाइल्स या फिर बाइनरी डेटा, सॉरी। तो टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी डेटा के उसमें स्टोर होता है, राइट। तो ये सारा कन्वर्जन हमारा कौन करता है? ये हमारा इंपोर्ट स्कूप करता है, राइट। स्कूप का जो इंपोर्ट वाला टूल है ना, वो हमारा क्या करेगा? कन्वर्जन करेगा ऑफ दिस स्ट्रक्चर डेटा, यानी जो रिकॉर्ड्स के फॉर्म, टेबल्स के फॉर्म में, उसको रिकॉर्ड्स में टर्न करके उसको एज टेक्स्ट फाइल स्टोर करता है, ठीक है, एचडीएफएस में। फिर हम इस पे बिग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आराम से, राइट। और अगर हमें इसी डेटा को जब हमें आरडीबीएमएस में वापस डालना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम अपना एक्सपोर्ट टूल यूज करते हैं जो कि इन टेक्स्ट फाइल्स को वापस टेबल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारे स्कूप के भी दो मेथड्स होते हैं, एक इम्पोर्ट वाला टूल और एक एक्सपोर्ट वाला टूल, ठीक है। और हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया, एसक्यूएल प्लस हडूप यानी कि स्कूप बना देते हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो चैलेंजेस देखे थे कि कितने चैलेंजेस ये एक्चुअली मीट करे। बेसिकली हम एडवांटेजेस देखेंगे किसकी? स्कूप की, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ स्कूप। तो एडवांटेजेस ऑफ स्कूप में क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है हमारा फुल एंड इंक्रीमेंटल लोड, ठीक है। फुल लोड भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट, यानी कि जरूरी नहीं है मतलब हम पूरा आरडीबीएमएस का डेटा एग्जैक्टली वैसे का वैसा जो है एचडीएफएस में भेज सकते हैं, या फिर हम पार्शियल डेटा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फुल या फिर इंक्रीमेंटल लोड, ओके। फिर उसके बाद है कंप्रेशन।
तो यहाँ पे हम बिग डेटा की बात करें विच इज वेरी लार्ज इन अमाउंट, राइट। तो फिर डेटा जब हम ट्रांसफर करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंप्रेस्ड फॉर्म में ट्रांसफर हो। तो अगर स्कूप हमें कंप्रेशन की एडवांटेज दे रहे तो विच इज अ वेरी गुड फैक्टर टू कंसिडर स्कूप की हमें डेटा कंप्रेस होकर हम इसको बेसिकली आरडीबीएमएस से एसडीएफएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी। आई होप सिक्योरिटी समझाने की तो जरूरत है ही नहीं कि स्कूप हमें अच्छी खासी सिक्योरिटी पर्पज से भी डेटा ट्रांसफर करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइमल्टेनियस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बेसिकली हम एक ही टाइम पे यानी कि पैरेलली हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं डेटा यानी कि एचडीएफएस में डाल भी रहे हैं और एक ही टाइम पे हम आरडीबीएमएस में डेटा भी डाल रहे हैं फ्रॉम एचडीएफएस। ठीक है, तो मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टूल्स जो है वो हमारे एक साथ काम कर सकते हैं स्कूप में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है कि जो नया स्कूप 2 आया यानी इसका जो सेकंड वाला वर्जन आया उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। पहले ये नहीं था, अब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है जीयूआई, और कमांड लाइन इंटरफेस तो पहले भी था और वो अभी भी अवेलेबल है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे आप वो यूज कर सकते हैं, यानी कि जीयूआई भी और कमांड लाइन इंटरफेस भी। ठीक है, तो ये हमारी स्कूप की सारी एडवांटेजेस है। तो स्कूप में हमारे ज्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं जाना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है यानी कि हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा को बेसिकली ये जो है स्कूप ही हमें ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्कूप किस लिए होता है? रिलेशनल डेटाबेस यानी स्ट्रक्चर्ड डेटा को। हमने डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स पढ़े थे ना, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए स्कूप ही हमारा जो है सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट आती है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस जब हम गिनते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ इसके लिमिटेशंस भी रही होंगी, राइट। तो तभी हम नए नए इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो कैन नॉट डिसकंटिन्यू डेटा ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है कि हमने एक बार शुरू कर दिया डेटा ट्रांसफर करना तो हम वापसी नहीं जा सकते बेसिकली। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने बीच में पॉज कर दिया, ठीक है, उसके बाद रिज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमें डेटा ट्रांसफर नहीं करना था, ठीक है, हमसे गलती होगी। तो ये डिसकंटिन्यूटी हम नहीं अलाउ कर सकते स्कूप के अंदर। ठीक है, अगर हमने एक बार शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट करना तो हमें ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एक्सपोर्ट वाला टूल लगा के वापस लाना पड़ेगा। ये हम बीच रास्ते में इसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते डेटा ट्रांसफर करने के लिए। फिर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। तो स्कूप की जो एफिशिएंसी है वो हार्डवेयर पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा हमारा हार्डवेयर होगा उतना अच्छा हमारा स्कूप काम करेगा, विच इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज। कि मतलब अगर मेरे पास खराब कमोडिटी हार्डवेयर है या फिर मेरा जो पीसी है वो इतना अच्छा नहीं, तो मतलब बेसिकली क्या कहते हैं ये स्कूप की जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, फिर डजंट अलाउ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ मैप रिड्यूस। तो बेसिकली ये बहुत ही लो लेवल मैप रिड्यूस जो है उसी पे काम करता है। ठीक है, तो जिस वजह से इसकी प्रोसेसिंग वगैरह बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारी डिसएडवांटेजेस थी कि हमने मैप रिड्यूस के तो हम देखेंगे ना कितने सारे फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जो कि इजिली कर सकते हैं, जैसे हाइव देखा होगा आपने, है ना। तो ये सारे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, इस पे लो लेवल ऑफ मैप रिड्यूस ही लगता है जो कि बहुत ही प्रोसेसिंग को स्लो करता है। ठीक है, तो ये सारा था हमारा अबाउट स्कूप। अब हम फ्लूम को डिस्कस करेंगे, तो चलिए फ्लूम के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम फ्लूम के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूम हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले अगर आपको याद हो जब हमने डेटा इंजेक्शन की वीडियो देखी होगी आपने, तो उसमें हमने फैक्टर्स कंसिडर करे थे, राइट। ठीक है, तो उनमें से एक फैक्टर था कि रेस्ट वाला डेटा एंड मोशन वाला डेटा, राइट। एक रेस्ट वाला डेटा और मोशन वाला डेटा था। मोशन के भी दो टाइप्स हमने कंसिडर करे थे, एक था रियल टाइम डेटा और एक था स्ट्रीमिंग डेटा, राइट। तो रियल टाइम और स्ट्रीमिंग में क्या फर्क होता था अगर आपको याद हो? तो रियल टाइम जो होता था वो तभी इमीडिएट रिजल्ट देता था इन मिली सेकेंड्स, और ये एज फास्ट एज पॉसिबल ट्राई करता था। तो फ्लूम जो है हम स्ट्रीमिंग डेटा को अपने एचडीएफएस में डालने के लिए यूज करते हैं। है तो ये डेटा इंजेक्शन टूल ही, राइट। तो अगर हमारा स्ट्रीमिंग डेटा होता है उसको हमें अपने हडूप सिस्टम में लाना है यानी एचडीएफएस में लाना है। स्ट्रीमिंग डेटा को लाने के लिए हम फ्लूम एज अ पाइपलाइन यूज करते हैं। ठीक है, फ्लूम हमारा डेटा इंजेक्शन टूल है इसके लिए। तो अब जरा देखते हैं कि फ्लूम का बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। ठीक है, फ्लूम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ठीक है, अब समझ लीजिए ये हमारा वेब सर्वर है ना। ठीक है, ये हमारा वेब सर्वर है और ये हमारा एजेंट है। एजेंट क्या होता है हमारा? एजेंट जो होता है वही हमारा बेसिक ब्लॉक होता है, यूनिट होता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है।
पूरे फ्लूम का, ठीक है। और एजेंट में हमारे पास क्या क्या है, सोर्स है, चैनल है एंड सिंक है। तो इसका हम एक टिपिकल एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जनरली बहुत पॉपुलर है और ये फ्लूम इसके लिए एप्लीकेशन में यूज भी होता है, वो है लॉग फाइल्स का एनालिसिस। लॉग फाइल्स क्या होती है, आई होप आपको क्लियर हो, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि अगर हम अपने जीमेल में लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है, कंसिडर करिए जीमेल में लॉग इन करने पे, है ना, तो हमारे जो डेटा सेव होता है वो किस फॉर्म में होता है, लॉग फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो जीमेल पे लॉग इन करने पे कंसिडर कर लीजिए कि 1000 लॉग फाइल्स जनरेट हो रही है एवरी सेकेंड, यानी कि 1000 लॉग इन हो रहे हैं एवरी सेकेंड, ठीक है। तो हमारा वेब सर्वर जो है उसके पास ये डेटा होगा, अब हम इस पे एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रीमिंग डेटा है, एवरी सेकेंड जो है नया डेटा प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीमिंग डेटा है इसको मैं अपने HDFS में अगर डालना चाह रही हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मुझे फ्लूम का यूज करना पड़ेगा वेब सर्वर से HDFS तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा, फ्लूम का पूरा, जो कि पूरी एक पाइपलाइन हमें प्रोवाइड कराएगा। तो उस पाइपलाइन का जो बेसिक यूनिट होगा ना वो हमारा एजेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली करता क्या है फ्लूम, सबसे पहले वो करेगा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक ही वेब सर्वर कंसिडर किया, मल्टीपल वेब सर्वर्स चाहे कंसिडर कर लीजिए, जीमेल भी कर लिया मैंने और याहू कर लीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वेब सर्वर्स जो है वो कंसिडर कर लीजिए। तो ये कलेक्ट करेगा डेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, कलेक्शन। सेकेंड स्टेप मेरा क्या होने वाला है कि ये सारा कलेक्शन होके सोर्स पे आएगा, राइट। तो सोर्स पे क्या करेंगे, हम एग्रीगेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से हम इनको इकट्ठा करके एक जगह पे लाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट, वन प्लेस एक्यूमुलेशन बेसिकली, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्रीगेशन। उसके बाद ये सोर्स पे आ गया, फिर हम इसको चैनल के थ्रू भेजेंगे। चैनल तो आई होप आपको क्लियर ही होगा, राइट। चैनल क्या होता है हमारा, मोड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। चैनल ट्रांसफर करेंगे थ्रू चैनल, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है फोर्थ वाला, वो होगा, चलिए मुझे लिख लेता है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होने वाला है बेसिकली, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होने वाला है, ये चैनल के थ्रू ट्रांसफर होगा, फिर ये पहुंचेगा सिंक पे। अब सिंक क्या होता है, सिंक होता है हमारा टेम्परेरी डेस्टिनेशन, तो हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डेस्टिनेशन पे वो पहुंच गया, ठीक है, टेम्परेरी डेस्टिनेशन। इसको जरा अच्छे से समझते हैं, जैसे कि टेम्परेरी, अब जरूरी नहीं है कि हमें सीधा फाइल HDFS में ही भेजना हो, ठीक है। और भी हमारे डेटा स्टोर करने वाले जो स्ट्रीमिंग डेटा, जहाँ पे हम फटाफट एनालिसिस परफॉर्म कर सके, हमारे वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम HDFS में नहीं स्टोर करना चाह रहे, हम अपने टेम्परेरी जो बाकी डेटा स्टोर करने वाले, जहाँ पे हम स्ट्रीमिंग डेटा पे फटाफट एनालिसिस परफॉर्म कर सके, उन जगह पे भी हम अपना जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो एच डी सिंक भी हमारे होता है, जैसे समझ लीजिए एक HDFS सिंक है, तो HDFS सिंक क्या करेगा, बेसिकली HDFS में डेटा लोड करेगा, ठीक है। अगर हमारा एक हाइव का सिंक होता है समझ लीजिए, तो हाइव का सिंक क्या करता है बेसिकली कि ये जो डेटा होगा हमारा, ये हाइव क्या होता है हमारा, आपको अगर याद हो तो हाइव होता है हमारा क्वेरी इंजन होता है, ये समझ लेते हैं। हाइव हमारा क्या होता है, क्वेरी इंजन होता है, बेसिकली SQL क्वेरीज हम अपने डेटा पे लगा सकते हैं, क्वेरी इंजन होता है, हम अपनी SQL क्वेरीज जो है अपने डेटा पे लगा सकते हैं थ्रू हाइव, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग के काम आता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी डेटा को, स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेसिंग के लिए इमिडिएटली अवेलेबल कराना है, ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली फटाफट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हाइव में, हाइव के सिंक में भेज देंगे। तो हाइव के सिंक पे जाने से बेसिकली ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा कि हम इस पे क्वेरीज जनरेट कर सके, ठीक है, अपनी प्रोसेसिंग फटाफट कर सके, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल सिंक्स अवेलेबल होते हैं, HDFS सिंक में ये सीधा HDFS में भेज देगा, हाइव सिंक में हम इसको क्वेरी जनरेट कर पाएंगे। तो इनफैक्ट ये सिर्फ एक ब्लॉक है हमारा एजेंट, ठीक है, ये हमारा बेसिक यूनिट है। ऐसे हम मल्टीपल एजेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल सिंक्स में भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि हम डेटा की एनालिसिस कर सके मोर एफिशिएंटली। तो हमारा फोर्थ स्टेप था क्या कहते हैं, टेम्परेरी डेस्टिनेशन। और हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होगा कि इसको हम कहाँ भेज दें, फिफ्थ स्टेप होगा हमारा कि हम इसको इसकी प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेज दें।
HDFS में, हाइव में, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर डेस्टिनेशन, राइट। तो हमारा ये था फ्लूम का बेसिक आर्किटेक्चर कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। वेब सर्वर से हम डेटा कैच करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर एग्रीगेट करेंगे उसको एक ही जगह पे, फिर हम चैनल के थ्रू उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको एक टेम्पररी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे ताकि फटाफट डेटा पहुंच जाए, फिर हम उसको लोड करेंगे उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे, टेम्पररी डेस्टिनेशन फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे लोड करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक 5 स्टेप्स जो कि फ्लूम कैरी आउट करता है, और ये जनरली हम किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा को यूज करते हैं, है ना, लॉग फाइल्स के लिए। अब हम जरा डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्लूम, ठीक है, कि क्या क्या ये चैलेंजेस मीट कर पाया। तो ये हमारी एडवांटेजेस ऑफ फ्लूम, ठीक है। तो जरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी का मतलब तो समझते हैं कि अगर हमारा डेटा कोई लूज हो गया या फिर कोई खो गया, डिलीट हो गया, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूम हमारा उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब, लेटेंसी मतलब लेट नहीं करता, बहुत ही क्विकली और थ्रूपुट डेटा जो है हमारा ये, थ्रूपुट का मतलब क्या है कि सारा का सारा डेटा, कभी डेटा लॉसेस नहीं होंगे बीच में, पूरा अच्छा खासा, क्योंकि एक तो रिकवरी वाला उसके पास फैक्टर है, और थ्रूपुट डेटा मतलब सारा का सारा डेटा जो है हमारा एग्जैक्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है टू हमारा सिंक या फिर जो फाइनल डेस्टिनेशन है, और बहुत ही क्विकली होता है क्योंकि ये लो लेवल ऑफ मैप रेड्यूस जो है वो यूज नहीं करता, ठीक है, जो हमने स्कूप में देखा था, राइट। नेक्स्ट एडवांटेज है मल्टीपल सोर्सेज अलाउड। तो हमने देखा था कि एजेंट जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक था, राइट, तो मतलब मल्टीपल सोर्सेज अलाउड है क्योंकि हम एजेंट्स को मिला मिला के पूरी टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं फ्लूम के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट होता है फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब तो समझते ही है कि मतलब अगर एक भी माइन्यूट मिस्टेक हो रही है, इसमें समझ लीजिए एक एजेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, तो बाकी एजेंट्स जो है वो अपना काम करते रहेंगे, और फॉल्ट टॉलरेंट होता है सिस्टम, मतलब जो डेटा जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। तो फॉल्ट टॉलरेंट भी हो गया। नेक्स्ट होता है हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि अच्छा खासा डेटा जो है ये सपोर्ट करता है, ऑलराइट। तो हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा यानी कि अच्छा खासा डेटा जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूम। हम डिस्कस करते हैं, एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर ली, राइट, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट है ऑर्डर गेट्स डिसरप्टेड। जैसे कि लॉग फाइल्स हमारी जनरेट हो रही थी, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में ट्रांसफर हो, ठीक है। ट्रांसफर जो होता है वो कभी भी किसी भी लॉग फाइल का हो सकता है, तो मतलब ऑर्डर जो होता है वो गारंटीड नहीं होता, जनरली डिसरप्टेड होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रिडंडेंसी। तो ये एडवांटेज से ही एक डिसएडवांटेज जो है वो जनरेट हो रही है, वो है कि हमारा जो डेटा था वो रिकवरेबल था। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हम वही सेम डेटा रिकवर कर ले जो एक्चुअली में ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन उस मोमेंट पे शो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जनरली रिडंडेंसी हो जाती है, यानी डुप्लीकेशन हो जाती है डेटा की, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है पुअर स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा तो अलाउ करते हैं, यानी कि अच्छा खासा बहुत बड़ा बड़ा डेटा भी जा सकता है, लेकिन स्केलेबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि 4 GB का डेटा जाएगा, ठीक है, तो ये 4 GB का डेटा ही लेगा, और अगर अगले दिन एकदम से समझ लीजिए 12 GB आ जाता है, तो हमारा जो फ्लूम है ना वो खराब होने लग जाएगा, ढंग से डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। जैसे 12 GB की क्रेडेंशियल्स आने लग गए, लॉग फाइल्स आने लग गई, तो फिर ये जो है ना हमारा जो क्या कहते हैं फ्लूम, ये स्केल नहीं कर पाएगा डेटा को, इसी को हम बोलते हैं पुअर स्केलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेस रिलायबल। बेसिकली फेलियर होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, फेलियर होने के चांसेस। फॉल्ट टॉलरेंट है कि एक आधी गलती है हुई, लेकिन फेलियर होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे जनरली, तो इसलिए ये जो है लेस रिलायबल है हमारा फ्लूम। तो हमने फ्लूम डिस्कस कर लिया, हमने इसके बेसिक स्टेप्स देखे, एजेंट के बारे में देखा। ये एजेंट जो है ये इवेंट्स जनरेट करता है, और उसी को हम कैच करते हैं, यानी कि लॉग फाइल्स जनरेट करते हैं। हम जो लॉग फाइल्स जनरेट होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स जनरेट होना, ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी। तो इवेंट्स जनरेट होते हैं, इसको इसका ऑफिशियल नेम इवेंट्स है बेसिकली, ठीक है। वही मतलब है कि लॉग फाइल्स जनरेट होती है, सोर्स कैच करते हैं, थ्रू चैनल जाता है और सिंक की तरफ पहुंच जाता है। तो ये हमारा फ्लूम के बारे में था, हमने फ्लूम के बारे में देखा। उससे पहले हमने स्कूप के बारे में देखा था, ठीक है। आई होप आपको स्कूप भी समझ आया होगा, है ना। हमने एसक्यूएल, हडूप और ये सब, और हमने इसकी एडवांटेजेस देखी थी, इसकी भी डिसएडवांटेजेस हमने सारी स्टडी करी थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे जो डेटा इंजेक्शन टूल्स थे, स्कूप एंड फ्लूम, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक चीज और हम डिस्कस करना भूल गए, कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ये था कि जो हमारा एक्सपोर्ट वाला टूल है ना, ये जो डेटा एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो ये जो है ना हमारा डेटाबेस यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वापस भेजना है इसको, आरडीबीएमएस को, है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो इसमें हम अपना जो डीलिमिटर है ना वो अपनी चॉइस का ले सकते हैं। ठीक है, जिस चॉइस का हमें चाहिए, बेसिकली जो हमारा आरडीबीएमएस सपोर्ट करता है। जैसे कि सीएसवी फाइल होती है, तो यानी कॉमा सेपरेटेड वाली, टीएसवी यानी डीलिमिटर वाली। तो बेसिकली एक्सपोर्ट टूल जो है वो उसको क्या कहते हैं, हम डीलिमिटर लगा देते हैं हमारे पूरे डेटा पे, रिकॉर्डेड टेक्स्ट फाइल्स पे या बाइनरी डेटा पे, ताकि वो फिर से आरडीबीएमएस के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, बाकी सब तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया था। स्कूप और फ्लूम इतना हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।